Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So, we are currently on the theme of art and culture. This is going to be the last video in this series on the discussion of art and culture topic. So, already in the first two videos, we have covered the four questions, two questions of 2018 and two questions of 2022. So, recently I was discussing this particular preparation of UP special with someone, and the person told me that only the questions have come in 2023. So this is something which I want to make you aware of, that you need to go back and check the previous years, all the previous year questions from 2018 to till 2023. I have already done that homework for you here, so it becomes very easier, such that you can see that कि पहले भी 2023 से पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी के ऊपर. तो बुंदेलखंड के ऊपर क्वेश्चन आया था. अब ये GS1 में क्वेश्चन आया होगा, गिव अ ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन. लेकिन GS1 में क्वेश्चन अभी एक स्पेशल का पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले क्वेश्चंस नहीं आए हैं. तो बुंदेलखंड के ऊपर, प्रयागराज के ऊपर, उसके बाद फिर वेरियस फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल रीजन के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये सब चीज़ें पूछी जा चुकी हैं इसके पहले भी. अब जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा. तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं पिछले जो क्वेश्चन हैं उनमें क्या तरीका हम लोगों ने फॉलो किया उसको एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ आपको. बेसिकली मतलब मैं क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, आपको पुराना वीडियो जा करके देखना पड़ेगा उसको 1.5x या 2x पे आराम से बैठ करके बस उसको सुन लेना है पूरे वीडियो को. यू विल गेट अ सेंस ऑफ हाउ व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन दीज क्वेश्चंस. दूसरा चीज़ आपको ये पता चलेगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कंटेंट. दो टॉपिक्स लाइक आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, दे आर हाईली कंटेंट ओरिएंटेड, कि अगर वहाँ पे आपको नहीं पता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट अ good answer. I am not saying you cannot write an average answer, but to make those points, some points a little bit specific, give examples, it becomes thoda difficult, a little bit difficult. So here as well you need to remember certain things, but at the same time you need to put those things in frameworks. Once they are in a framework, you will be able to retain them for a longer time. I'm not one of those people who will say that कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेमवर्क से काम चल जाएगा. नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें आप मतलब यहाँ पे याद करके चलनी पड़ेंगी, फिर उनको आप रिवर्स इंजीनियर करके फ्रेमवर्क्स में ऐड करोगे, सच दैट कि ये ज़्यादा देर तक रिटेन रहे. कि जब मैं सोचना चालू करूँ कल्चर के बारे में, तो मुझे फोक सॉन्ग्स जो हो गए, कुजीन हो गया, लैंग्वेज हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ये दिखना चालू हो जाए. जब मैं ये पढ़ूँ कि वेरियस फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, तो फेस्टिवल्स को मैं अपने डे टू डे, जो इसमें फ्रेमवर्क यूज़ किया कि मैं डे टू डे लाइफ में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हूँ. रामनवमी आती है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आती है सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि आता है, तीज हम लोग देखते हैं, जो पेरेंट्स वगैरह मतलब मम्मी हैं वो लोग रहते हैं. करवा चौथ भी आप लिख सकते हो कि वो लोग पेरेंट्स रहते हैं. और उसके बाद फिर जो भी बचे हुए फेस्टिवल्स हैं, जैसे आप अगर जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी देख रहे हो कि किस तरीके से सेलिब्रेट होता है, जैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि ये सारे फेस्टिवल्स उत्तर प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं. लेकिन जैसे मैंने 5-6 के नाम बताएं, उसी तरीके से 1-2 के नाम और आपको याद होने चाहिए. अब जब याद करने का तरीका मैंने क्या बताया कि अपने डे टू डे लाइफ में एक बार देखो उसको, थोड़ा सा उसमें से फेस्टिवल्स निकालने की कोशिश करो. जैसे अभी मुझे तुरंत एक रिकॉल हुआ, रक्षाबंधन की सेलिब्रेशन करते हैं, गोवर्धन पूजा का सेलिब्रेशन होता है. तो ये सारे फेस्टिवल्स कैसे मैं याद कर पा रहा हूँ, अपने डे टू डे लाइफ में उसको फीड किया. लेकिन अगर मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा इस चीज़ को और फिर मैं अपने डे टू डे लाइफ से फेस्टिवल्स निकालने की कोशिश करूँगा, तो मैं 5-6 पे ही अटक जाऊँगा. तो एक बार पढ़ना है, उसके बाद फिर उसको फ्रेमवर्क में फिट करना, उसके बाद फिर उसको एक बार रिवर्स इंजीनियर करके सोचना है, वापस से अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है कि अच्छा ये तो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से उठा ली, लेकिन अब मैं सोचूंगा कैसे, हाउ कैन आई थिंक अबाउट दिस सच दैट कि मुझे अब रटने की ज़रूरत ना पड़े, मुझे कहीं से याद करने की ज़रूरत ना पड़े. एक बार जो मैंने देखा उसको मैं अपने लिए पूरी तरीके से इंटरनलाइज कर लूँ. कैसे इंटरनलाइज करूँगा, मैं उसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके इंटरनलाइज कर लूँगा. ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन, तो बुंदेलखंड के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, मिनरल वाले पार्ट में पहले पढ़ा है. उसके पहले जब हम लोग उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर वगैरह की बात कर रहे थे, तो भी वहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है कि बुंदेलखंड का जो टेरेन है दैट डजंट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर. वहाँ पे उस तरीके का जो कल्चर होगा उसमें वैल्यूर ज़्यादा होगा, ब्रेवरी ज़्यादा होगा, वॉर्स वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगा. जो आल्हा उदल के सॉन्ग्स हैं, अगर आप देखोगे बुंदेलखंड जो है दैट इज़ इट्स ऑल्सो लाइक
जो वहाँ पे जैसे जो 1857 का जो बैटल था वो भी वहीं पे हुआ था, बुंदेलखंड में हुआ था, झांसी की रानी। अब इन इन चीज़ों को आपको फ्रेमवर्क के अंदर फिट करते चले जाना है कि ठीक है अब मैं कनेक्शंस ड्रॉ करूंगा कि बुंदेलखंड का टेरेन ही ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ा सा जो ब्रेवरी हो गया, एक हार्श वे ऑफ लाइफ हो गया, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। उसमें हमेशा उनके सॉन्ग्स में इस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी। तो इस तरीके से आपको याद करना है। जब आपको ये ध्यान मतलब आपको ये समझ में आने लगेगा कि ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कनेक्ट करने लगोगे, उसके बाद फिर आप 1857 को भी वहाँ पे लेकर के आ जाओगे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रानी झांसी महल वगैरह, उसके बाद फिर चंदेला डायनेस्टी जैसे है। तो धीरे धीरे करके ये सब एक मतलब एक बेसिकली इंटरलिंकिंग इतनी अच्छी बनेगी आपके ब्रेन के अंदर कि सच दैट जब लॉन्ग टर्म में आप देखना चालू करोगे कुछ चीज़ों को, जब आप देखोगे कि ओके राइट नाउ जो भी 55 डेज एग्जाम को है, तो उतने टाइम के अंदर मुझे याद रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा ये, तो बड़े आराम से आपको उतने टाइम में याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तब आपको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल होगा। एग्जाम टाइम में आप पैनिक नहीं होगे क्योंकि वहाँ पे आपने कंटेंट भी पढ़ रखा, उनको किसी फ्रेमवर्क के अंदर डाल रखा है, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से, इकोनॉमी मिनरल्स वगैरह, इन सारे टॉपिक्स को, इरीगेशन, एग्रीकल्चर, इन सबको कोरिलेट करके रखा है। तो वहाँ पे बैठ करके आपको आराम से 8 to 10 पॉइंट्स याद आ जाएंगे, आप लिख ले जाओगे। वहाँ पे ब्लैंकनेस नहीं होगा कि एकदम ब्लैंक नहीं हो जाएगा दिमाग पूरी तरीके से। तो लास्ट क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर जो बेसिकली दो दो थीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है बनाने के लिए वीडियो, एक तो ज्योग्राफी है और दूसरा गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। तो मैं यही करूँगा कि इसके बाद जो टॉपिक उठाऊंगा गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव, बड़ा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन पहले ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। इसको देख लेना 1.5x पे, एंड देन बहुत ही आसान हो जाएगा ये। तो अब डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। अब इसके पहले हम ये आंसर देखें, ट्रस्ट मी आई हैव नॉट सीन दिस आंसर। तो मैं बस ये आगरा के बारे में आपसे 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा कि पहले बताओ कि आगरा को आप किससे को रिलेट करते हो? आगरा को आप मुगल्स से को रिलेट करते हो। आगरा का नाम सुनते ही और क्या चीज़ दिमाग में आ जाता है? ताजमहल दिमाग में आ जाता है। आगरा का नाम सुनते ही आपको फतेहपुर सीकरी पास में है, उसका नाम आ जाता है दिमाग के अंदर। और क्या आ जाएगा? इतिमादुद्दौला का जो टॉम्ब है। अब तो जो इनका टॉम्ब है इतिमादुद्दौला का, ये भी बहुत फेमस है, जाली वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है अच्छे से, इसको मिनी ताज बोला जाता है। अब ये मुझे कैसे याद है? ये मैंने लिटरली इस आंसर को अभी तक रीड नहीं किया, एंड आई हैव नॉट सीन दिस आंसर फॉर द लॉन्ग टाइम। तो अभी मुझे ये इसलिए याद हो जाता है क्योंकि मैंने इसको किसी फ्रेमवर्क में, जैसे मैंने मुगल्स को ध्यान किया, मुगल्स को ध्यान देते ही मुझे ताजमहल ध्यान में आ गया, ताजमहल से फतेहपुर सीकरी ध्यान में आ गया, फतेहपुर सीकरी के उसके बाद फिर इत्मादुद्दौला का नाम ध्यान में आ गया। तो ये 4-5 नाम मुझे ध्यान आ गए। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी थी। शॉर्ट वीडियो देखी क्या थी? बेसिकली वो शॉर्ट वीडियो बनाई थी आगरा के ऊपर। तो आगरा का जो वहाँ पे एक रेड फोर्ट करके है आगरा में भी, तो वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो फतेहपुर सीकरी के अंदर है, वहाँ पे एक पंचमहल है। पंचमहल बेसिकली एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। जोधा पैलेस भी उसको जोधाबाई के लिए बनवाया था, इन्होंने, अकबर ने बनवाया था। तो उस वो जो बुद्धिस्ट और इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिला करके बना हुआ है। तो ये 5-6-7 पॉइंट मुझे ध्यान में आ गए कि ये मुझे एग्जाम्पल के फॉर्म में कोट कर दूंगा, लिख दूंगा। उसके बाद फिर मैं इसके साथ में, जब मैंने टूरिज्म पढ़ाया था तो उसमें हेरिटेज आर्ट की बात की थी आपसे, तो हेरिटेज आर्ट के अंदर भी आगरा का नाम लिखा है। अब ये बेसिकली मैं क्या रहा हूँ यहाँ पे, ये जो जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जो भी मुझे आगरा से रिलेटेड पॉइंट्स आ रहे हैं, उसको मैं अपने दिमाग में धीरे 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 करके यहाँ पे लेकर के आते जा रहा हूँ। अब मुझे यूज कैसे करना है वो जब मैं आंसर्स लिखूंगा, अगर मैंने बहुत ज़्यादा आंसर्स पहले से प्रैक्टिस कर रखे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर्स में फीड होते चले जाएंगे। जब आप लिखना चालू करोगे तो आपका दिमाग खुद ही गाइड करेगा कि किस तरीके से कौन से पॉइंट को कहाँ लिखना है, किसको इंट्रोडक्शन में लिखना है, किसको कंक्लूजन में लिखना है, कौन सा बॉडी पार्ट में लिखना है, कंटेक्चुअलाइज किस तरीके से करना है। ये सब आपका ब्रेन अपने आप करता हुआ चला जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। पहला काम है कि मुझे देखते ही कुछ कुछ कंटेंट ध्यान में आने लगे, 8-10 पॉइंट से रिलेटेड कंटेंट अगर मुझे ध्यान में आ गया तो उसके बाद मैं बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ। जैसे आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा, तो मैं इसमें स्टार्टिंग इसी से कर सकता हूँ कि मुगल्स इंस्पायर्ड द आर्किटेक्चर ऑफ आगरा। Cities like Fatehpur Sikri, Agra's Red Fort are UNESCO World Heritage Site, and they are also a part of Heritage R। अब Heritage R मुझे टूरिज्म वाले क्वेश्चन से ध्यान में आया, तो मेरा एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आर्किटेक्चरल फीचर्स को हेडिंग डाल के लिख सकता हूँ, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि द वेरिएशंस और द डाइवर्सिटी विद इन द आगरा आर्किटेक्चर, Agra's architecture features including Taj Mahal, Red Fort, Fatehpur Sikri, which also has Buddhist elements, shows the kind of tourism potential that Agra has।
उस ये हो सकता है, इसका कंक्लूजन हो सकता है, इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है। कंक्लूजन में जैसे मैंने एक और वीडियो बनाई, जो वो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी बेसिकली, तो उसमें लास्ट में एक मेट्रो दिखाया था कि जो मेट्रो ट्रेवल कर रही है आगरा की तरफ। तो वो मेट्रो आप लास्ट में कंक्लूजन में लिख सकते हो, वे जो एक कोट है गवर्नमेंट का, विरासत भी और विकास भी। तो इसको आप बेसिकली आप इसको रोमन में लिख सकते हो इस तरीके से आप अपने कंक्लूजन में, कि विरासत भी विकास भी। द रिसेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज टेकिंग इन आगरा which includes the metro construction and connecting the various heritage sites reflect the government's aim of विरासत भी विकास भी। तो इस तरीके से आप कंक्लूड भी कर सकते हो। मैंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा, क्या कंक्लूजन लिखा, वो मुझे नहीं ध्यान है, बट दिस इज समथिंग विच आई एम फ्रेमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि कैसे मैं बना रहा हूँ इस चीज़ को, कि मुझे रैंडम पॉइंट्स कुछ कुछ ध्यान में आए तो मैंने उससे कुछ एक इंट्रोडक्शन के लिए अपने लिए बना लिया। टूरिज्म वाला ही पॉइंट यूज करके हेरिटेज आर्ट किसमें इंट्रोडक्शन में बना लिया, मेट्रो का यूज करके मैंने एक कंक्लूजन बना लिया। अब जो बाकी के पॉइंट्स मैं इसमें लिख दूंगा, कम से कम मेरे पास एग्जाम्पल्स तो है लिखने के लिए। मेरे पास फतेहपुर सीकरी का एग्जाम्पल है, बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी के अंदर होगा। आप पूछोगे आप कि नहीं नहीं आगरा की बात कर रहे थे आप, फतेहपुर सीकरी के पास कैसे चले गए? आगरा का मतलब सिर्फ ताजमहल थोड़ी है, आगरा और फतेहपुर सीकरी पास पास में है। तो जब मैं कुछ पॉइंट्स आगरा के लिख दूंगा, यमुना की बात कर दूंगा, ताजमहल की बात कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। अब आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात किया होगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है टेक्निकल चीज, कि आर्किटेक्चरल फीचर्स किस तरीके से होंगे। मुझे जो एक दो तीन चीजें समझ में आ रही तुरंत याद हो रही है, कि पिएट्रा ड्यूरा यूज हुआ होगा, जो स्टोन्स में कार्विंग करते हैं जिस तरीके से। उसके बाद फिर सिमेट्री, अगर आप ताजमहल को देखोगे तो बहुत ज्यादा सिमेट्री है उसके अंदर, और सिमेट्री ही उसकी बहुत फेमस है। तो इस तरीके से आर्किटेक्चर फीचर्स की, उसके बाद फिर किस तरीके से स्टोन कौन सी यूज, व्हाइट मार्बल का यूज किया गया था। प्लानिंग था कि एक ब्लैक ताज भी बनाया जाएगा आगरा के दूसरे साइड में, कंट्रास्ट क्रिएट करने के लिए। तो इस तरीके की बातें भी आप कर सकते हो आंसर के अंदर। तो पॉसिबिलिटी बहुत है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ मैटर करती है कि इस पॉसिबिलिटी को, इस थिंकिंग प्रोसेस को ऑन पेपर किस तरीके से उतारना है। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे नहीं, जब तक आप ये सोचोगे नहीं कि ओके मुझे ये रैंडम पॉइंट्स याद आ रहे हैं, इससे मैं ये इंट्रोडक्शन बना सकता हूँ, ये कंक्लूजन बना सकता हूँ। एक क्वेश्चन को लिखने में आपको जो टाइम रिक्वायर्ड है, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको लिखने में 7 मिनट का टाइम आपको लगना चाहिए। अगर 12 नंबर का है तो इसको लिखने में आपको 11 मिनट का टाइम लगना चाहिए। आप 3 मिनट का टाइम अपने को दो, और 3 मिनट में ऐसे ब्रेन स्टॉर्म करो। ब्रेन स्टॉर्म करने के बाद तुरंत वहीं पर बैठ करके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए कुछ सोचो आप, और उसका फिर रैंडम पॉइंट जो भी ध्यान में आ रहा है। अगर आप इतना काम कर ले जा रहे हो तो आई कैन गारंटी यू, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी 90% लोग एग्जाम को देने जा रहे हैं, उन अगर वो कहीं से देख करके आंसर्स को लिख रहे होंगे, या फिर अपने नोट्स बना रहे होंगे, और दूसरी तरफ आप ये अपनी थिंकिंग को डेवलप कर रहे हो, बैठ करके आप सोच रहे हो, ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हो, अपने जो कंटेंट आपने पढ़ रखा उसको यूज करना आपको आ गया। ये मैटर नहीं करता कि मैंने कितना ज्यादा पढ़ रखा है, ये मैटर करता है कि मैंने जितना पढ़ रखा उसको कितने तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। क्या इसको मैं एसए में यूज कर सकता हूँ, क्या इसको मैं एथिक्स में यूज कर सकता हूँ। एथिक्स में भी आप यूज करो इसका, आगरा का यूज आप एथिक्स में भी करो, कि इट शोज द ब्लेंड ऑफ cultural traditions in India. The Ganga Jamuni Tehzeeb is reflected in the Panch Mahal. So it also shows the value of India's religious tolerance. जो भी ये शाहजहां का नाम लिख सकते हो आप, दादा शिकोह का नाम लिख सकते हो वहां पे, अकबर का नाम एग्जाम्पल में दे सकते हो आप। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो, कि इंडियाज हिस्ट्री हैज बीन फिल्ड विद दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स विच रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, सॉलिडेरिटी, उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये जो तरीका है लिखने का, ये आपको डेवलप करना है, ये तरीका सोचने का डेवलप करना है। वंस यू आर गुड एट दिस, देन आई कैन गारंटी यू, यू कैन, देर इज नो गारंटी दैट पूरा पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यू विल राइट ईच एंड आंसर विद अ कंप्लीट कंफर्ट इन योर हेड। आप आराम से लिखोगे आंसर्स को, पैनिक नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। अगर आप एग्जाम में पैनिक हो रहे हो, जस्ट बी काम एंड थिंक। थोड़ा सा अपने आप को 20 से 30 सेकंड का टाइम दो सोचने का, कि मैं क्या क्या चीजें लिख सकता हूँ, वॉट ऑल थिंग्स आई हैव स्टडीड टिल डेट। क्या मैं GS 3 का पॉइंट यूज कर सकता हूँ, क्या मैं GS 4 का पॉइंट यूज कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आर्किटेक्चरल फीचर्स का देख लेते हैं क्या क्या। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है मैंने उस टाइम पे, ये देख लेते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा आर अ ब्लेंड ऑफ पर्शियन, इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, वही चीज इनका ब्लेंड है। इंट्रिकेट डिजाइंस है, सिमेट्री है, एंड मटेरियल्स लाइक मार्बल एंड रेड सैंडस्टोन। दो मटेरियल्स के नाम। अब कंटेंट भी जरूरी होता है, बिना कंटेंट के कुछ भी आप बहुत अच्छा चीज़ तो नहीं लिख सकते हो। आप फ्रेमवर्क से एक जेनरिक आंसर लिख सकते हो, बट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपको एग्जामिनर को ये चीज़ शो करना है कि नहीं मैंने प्रिपेयर कर रखा है, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि कंटेंट भी आप प्रिपेयर करो। तो मार्बल है, रेड सैंडस्टोन है, उसके बाद फिर क्या 3-4 कीवर्ड्स है, इंट्रिकेट डिजाइन, सिमेट्री, ये 2 कीवर्ड्स है, ब्लेंड ऑफ
पर्शियन, इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। याद करना इन कीवर्ड्स को। ट्रस्ट मी, अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी टॉपर्स, तो यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स इन देयर आंसर्स। वो यूज करते हैं इन कीवर्ड्स को, एंड हाउ दे रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, बाय रेपिटेशन। नो वन इज हेयर कि जो पैदा होते ही और द डे ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम हैज ऑल दीज थिंग्स इन हिज माइंड और हर माइंड। नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। You read these things n number of times, you go through these things n number of times. For example, I am currently doing GS3, or right now I am doing GS2. I have completed the GS3 part. So in GS2, right, international relations, तो international relations में मुझे I know a lot of things in international relations. कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे आंसर्स लिख ले जाऊंगा। लेकिन yesterday I was doing writing an answer on Quad. So Quad has 5 working groups. सो दे आर डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप्स कि उसमें कुछ टीम बनी रहेगी, वो उन थीम्स पे काम करेगी। तो क्लाइमेट पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट वर्क्स पे है। देन देर 5 वर्किंग ग्रुप्स। अब मुझे ये 5 के 5 वर्किंग ग्रुप्स के नाम मुझे याद होने चाहिए कि ओके, द क्वाड हैज दिस 5 वर्किंग ग्रुप्स। क्वाड वाज, शिंजो आबे वाज द जापानीज प्राइम मिनिस्टर जब उस टाइम पे क्वाड बना था। एंड देन ही कॉल्ड क्वाड एज द एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी इज सच अ गुड वर्ड फॉर क्वाड। अभी मैं यहाँ पे कहाँ से कहाँ चला गया, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू कि क्वाड के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, बट आई नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड, दिस कीवर्ड, एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं याद आएगा तो कोई और लेकर के, ये नंबर लेकर के जाएगा। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। 5 वर्किंग ग्रुप हैं क्वाड में, ये मुझे ध्यान रखना जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में मुझे पता होना चाहिए कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, उसके बाद फिर डेटा एनालिटिक्स, दीज आर द फील्ड्स दैट वी आर coordinating with all the members of Quad. Resilience of communication, free Indo-Pacific, बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, यूएन क्लॉज, ये सब चीज़ें मुझे ध्यान होनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि एक एशियन आर्क ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें वर्ड यूज़ करके, ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी बैठ करके ये बता रहा है कि सिर्फ ज्ञान दे रहा है आपको कि नहीं नहीं आप सिर्फ फ्रेमवर्क वगैरह बना करके ही लिख ले जाओगे अपने आंसर्स, यस यू कैन राइट आंसर्स, आई कैन गारंटी। मैंने बहुत सारे आंसर्स लिखे अभी रिसेंट में। आई डिड नॉट रीड GS3 एट ऑल, आई जस्ट वेंट अहेड एंड स्टार्टेड राइटिंग आंसर्स, एंड आई वॉज एबल टू राइट आंसर्स। आई वॉज एबल टू राइट आंसर इन 7 to 9 minutes, 11 to 13 मिनट्स मैं आंसर्स लिख ले रहा था। बट द डिफरेंस इज दैट दोज आंसर्स लैक सम क्वालिटी। For that quality, to bridge that quality, you need to have this kind of keywords, you need to have this kind of preparation कि जिससे आप कुछ कुछ चीज़ों को याद करके जाओ। तो ब्लेंड ऑफ पर्शियन, इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये याद होना चाहिए आपको। इंट्रीग्रेट डिजाइन, सिमेट्री एंड मटेरियल्स लाइक मार्बल एंड सैंडस्टोन, ये भी ध्यान में होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से कीवर्ड्स आपको ध्यान होना चाहिए। इंट्रीग्रेट डिजाइन, सिमेट्री एंड मटेरियल्स, ब्लेंड ऑफ पर्शियन, इंडियन एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसी वीडियो को अगर 1.5x पे, नंबर ऑफ व्यूज तो बहुत कम है वीडियो पे, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता उस चीज़ से बहुत ज़्यादा, बट जो भी दिख रहा है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो लाइक ऑन 1.5x 2x। इसी वीडियो को अगर आपने 2-3 बार देख लिया, ट्रस्ट मी, यू विल बी फार बेटर प्रिपेयर्ड देन दोज हु आर राइट नाउ गोइंग थ्रू किसी के नोट से या फिर किसी के वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जा रहे हैं। इस वीडियो को देखो, ब्रेन स्टॉर्म करो, पॉइंट जनरेट करो। तो उस तरीके की कोशिश करनी है आपको। आर्किटेक्चरल फ्यूचर ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल, अ मास्टरपीस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर ब्लेंडिंग पर्शियन, इस्लामिक एंड इंडियन स्टाइल। की फीचर्स क्या क्या है इसके? सिमेट्री, अभी जब क्वेश्चन को डिस्कस भी नहीं किया था तभी ये पॉइंट बताया था मैंने। सिमेट्री, बिल्ड विद वाइट मार्बल, सफ़ेद या फिर संगमरमर जो है उससे बना हुआ है ये। डोम एंड मीनारेट्स, सेंटर डोम सराउंडेड बाय 4 मीनारेट। ये मतलब अगर ताजमहल कभी भी देखा होगा, एक फोटो में ही देखा होगा, तो भी ध्यान में आ रहा होगा कि एक डोम है बीच में और 4 मीनारे थे अगल बगल। लेकिन लिखो, इसको लिखना है एग्जाम के अंदर जा करके कि सिमेट्री है ताजमहल के अंदर, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है ताजमहल, डोम और मीनारेट्स हैं उसके आसपास। ये उसके फीचर्स है, यही तो फीचर्स है। जब मैं इसके पहले भी एक क्वेश्चन जो फीचर्स पे ही बेस्ड था, तो मैंने मोबाइल की बात की थी और उसके साथ में किसी चीज़ को एसोसिएट किया था, डैम वगैरह को, कैनल को एसोसिएट किया था इरिगेशन वाले में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिमेट्री, देयर इज अ सिमेट्री इन ताजमहल, बिल्ड, इट इज बिल्ड विद वाइट मार्बल्स, डोम एंड मीनारेट्स हैं उसके, 4 मीनारेट्स उसको सराउंड करती हैं। कैलीग्राफी एंड पिएट्रा डूरा, उसके बाद इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कुरान से इंस्क्रिप्शन है इसके ऊपर, गार्डन चारबाग स्टाइल में। अब ये मुझे बताओ कि ये पहले पता था कि नहीं था? सब कुछ पता था। देयर 2 थिंग्स लैकिंग इन दिस, वन वाज रिवीजन, जो अभी हो गया। पता चल गया कि सिमेट्री है ताजमहल में, वाइट मार्बल से बना हुआ है, डोम और मीनारेट्स हैं, कैलीग्राफी एंड पिएट्रा डूरा है और चारबाग स्टाइल में गार्डन है।
अब जब मैं ये पॉइंट्स को रिपीट कर रहा हूँ तो 5 पॉइंट्स जो हैं ये अपने आप दिमाग के अंदर धीरे धीरे करके बनने लगेगा। वंस यू यू हैव टू क्लोज दिस वीडियो को पॉज करना और रिकॉल करना है कि क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। तो सिमेट्री बताई है, वाइट मार्बल से बना हुआ है, उसके बाद फिर डोम है, उसके सराउंडिंग मिनारेट्स हैं, एक कैलीग्राफी है पिएटर डूरा के फॉर्म में, उसके बाद फिर इंस्क्रिप्शन कुरान से हैं, गार्डन है चारबाग स्टाइल में। 5 फीचर्स बताए हैं। ट्रस्ट मी यू विल रिमेंबर दीज 5 फीचर्स। अगर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है तो शाम में देखना, आपको आराम से रिकॉल होगा। 5 में से 4 तो रिकॉल होंगे। अब इसे क्वाड की वर्किंग ग्रुप के बारे में बता रहा था, 5 वर्किंग ग्रुप से मेरे को 4 रिकॉल होंगे या 3 ही रिकॉल होंगे। रिकॉल तो हुई, बहुत लोगों को तो ये भी रिकॉल नहीं होगा। एटलीस्ट आपने पढ़ रखा है, आपको ध्यान है, तो उसमें से 5 में से 3 भी लिख दिया। इफ यू आर परफॉर्मिंग विद योर 60 to 70% एफिशिएंसी इन द एग्जाम, यू आर डूइंग वे बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल। अगर 70-80% जितना पढ़ रखा उसका 70-80% भी निकाल दिया एग्जाम में, मैं तो ये भी बोलूंगा अगर 50% भी लिख करके चले आए ना, जितना कंटेंट आज तक पढ़ रखा है, तो भी आप बहुत आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो की फीचर्स हो गए इसके, आगरा का फोर्ट बिल्ड विद रेड सैंडस्टोन एंड ब्लेंड ऑफ मिलिट्री फोर्ट विद डिजाइन। अब फोर्ट है तो मिलिट्री फोर्ट तो होगा ही, मिलिट्री एक वर्ड यूज कर दिया इसके आगे। फीचर्स क्या है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, हाई वॉल्स, उसके बाद फिर गेटवेज, मैसिव मैसिव गेटवेज लाइक अमर सिंह गेट एंड दिल्ली गेट, पैलेसेस एंड हॉल्स, दीवाने आम एंड दीवाने खास। ये अगर ये गेटवेज याद है नहीं याद है कोई जरूरत नहीं उसको याद करने की। मुझे भी नहीं याद होगा ये, अगर मैंने ये चीज़ जैसे अब इसको लिख लिया कहीं से या मैंने पढ़ लिया इस चीज़ को कहीं से, ठीक है अमर सिंह गेट है, दिल्ली गेट है, गेटवेज है। अब आगरा फोर्ट को मैं एग्जाम से पहले मैंने अपनी वीडियो को ही 1.5x पे या 2x पे देख लिया, एक बार उसको सुन लिया सारी चीज़ों को, तो मुझे अमर सिंह गेट और दिल्ली गेट याद हो जाएगा। लेकिन दीवाने आम और दीवाने खास अगर ये मिस कर दिया आपने ना, तो ये मेजर मिस्टेक है। क्योंकि दीवाने आम एंड दीवाने खास आप पहली बार नहीं सुन रहे हो। जिस तरीके से आगरा में ताजमहल में वाइट मार्बल से बना हुआ है, सिमेट्री है, पिएटर डूरा, कैलीग्राफी, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कुरान, डोम एंड मिनारेट्स, उसके बाद फिर चारबाग स्टाइल में जो गार्डन बना हुआ है, ये पहली बार आपने नहीं सुना है। उसी तरीके से जो आगरा फोर्ट है इसके फीचर्स, इसमें जो दीवाने आम और दीवाने खास है, ये अगर आप दिल्ली में रेड फोर्ट चले जाओगे, मैं गया हूँ रेड फोर्ट में, तो वहां पे भी दीवाने आम और दीवाने खास है। जहां भी रेड फोर्ट बनेगा वहां भी दीवाने आम दीवाने खास हो जाएगा। अगर ओवरऑल मुगल आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो भी आप ये दीवाने आम दीवाने खास लेकर के आओगे। अगर आप कश्मीर में चले जाओगे तो वहां भी आपको चारबाग दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी दिख जाएगा, ताजमहल में आगरा में भी दिख रहा है, लखनऊ में स्टेशन ही है चारबाग स्टेशन। तो ये नाम कहाँ से पड़ रहे हैं चारबाग? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत कॉमन कॉमन सी हैं। तो जो चीजें एकदम सुनी सुनाई है, जो चीजें अपने दिमाग में बैठी हुई हैं कि हाँ ये चीज हमने पहले कभी सुन रखी है, उनको नहीं मिस करना एग्जाम के अंदर। जो कुछ नया इन्फॉर्मेशन है उसको कंज्यूम कर लेना, उसको डाइजेस्ट कर लेना है पूरा। तो डिफेंसिव, अगर आप फोर्ट की बात करें तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, हाई वॉल्स है। हाई वॉल्स एक कीवर्ड वगैरह नहीं है, ये इसका एक फीचर है जो अगर आपको पता है कि फोर्ट है तो फोर्ट में हाई वॉल होगा ही, डिफेंसिव स्ट्रक्चर होना ही चाहिए फोर्ट का। और किस लिए फोर्ट बनाया उन्होंने? गेटवेज होंगे तो मैसिव होंगे, बहुत बड़े बड़े गेट होंगे। बुलंद दरवाजा तो आप खुद देखो कितना बड़ा है। पैलेसेस एंड हॉल्स, दीवाने आम एंड दीवाने खास। अब मैंने तीसरा पॉइंट फतेहपुर सीकरी का लिखा, 2 आगरा वाले पॉइंट लिखे, फतेहपुर सीकरी लिखा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या साइट है यूनिक पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल, इसमें दोनों का मिक्स है। रेड सैंड स्टोन से बना है। आगरा फोर्ट किससे बना था? रेड सैंड स्टोन से बना था। ताजमहल किससे बना हुआ है? व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। उसके बाद फिर रेड सैंडस्टोन, इंटायर सिटी इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लोकली सोर्स रेड सैंडस्टोन। बुलंद दरवाजा की बात करनी मुझे, ग्रैंड एंट्रेंस टू द सिटी। अब बुलंद दरवाजा की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैसिव गेटवेज यहाँ पे तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए आगरा फोर्ट में। वही कीवर्ड आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, फतेहपुर सीकरी, मैसिव गेटवेज। पंचमहल, ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एलिमेंट। जोधाबाई पैलेस, ब्लेंड ऑफ राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चर एलिमेंट्स। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्शन चालू हो गया होगा बनना, कि रिपीटेशन चालू हो रहा है कि कौन से मटेरियल से बना है, बाकी के फीचर्स किस तरीके से। अब बुलंद दरवाजा का नाम जो हो गया, जोधाबाई पैलेस। अब पंचमहल हो सकता है आपने पहले ना सुना हो कभी, लेकिन बुलंद दरवाजा नहीं सुना, ऐसा नहीं हो सकता है। दीवाने आम दीवाने खास नहीं सुना, ऐसा नहीं हो सकता है। चारबाग का नाम पहले नहीं सुना, ये भी नहीं हो सकता है। मतलब रेयर है, व्हाइट मार्बल का बना हुआ आगरा का, ये भी ऐसा नहीं हो सकता कि पहले नहीं सुना है आप लोगों ने। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। सिमेट्री, आप यहाँ फतेहपुर सीकरी में क्या, अगर आगरा में सिमेट्री दिख रही है, अब आगरा का ताजमहल जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो वहाँ पे सिमेट्री को लिख के बताया जाता है कि देखो इसमें सिमेट्री है। लेकिन क्या बुलंद दरवाजा बिना सिमेट्री के बना होगा? उसमें भी सिमेट्री होगी। इत्मीयादुद्दौला का जो टॉम्ब है वो उसमें नहीं सिमेट्री होगी? उसमें भी सिमेट्री होगी। क्या वहां पे चारबाग स्टाइल में गार्डन नहीं होंगे? अरे जाओगे देखने तो मिल ही जाएगा, हुमायूं टॉम्ब में भी चारबाग स्टाइल का गार्डन होगा। जहां भी मुगल आर्किटेक्चर बना है वहां पे चारबाग होगा ही होगा।
तो अब रिपीटेशन चालू हो रहा है, अब आपको कनेक्शन समझ में आने लगा होगा कि अरे यार यही 8-10 पॉइंट्स हैं, ये तो मैं कहीं भी लिख सकता हूँ उठा करके। जब हेरिटेज आर्क वाला क्वेश्चन पढ़ रहा है तो वहां पे भी अगर मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो यही डाल दो वहां पे कि दीज आर सम ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ आगरा which can pull tourists, the symmetry of Taj Mahal, the Charbagh style of garden, the Pietra Dura, the inscriptions on the wall, Itmaduddaulah Palace, Jali work, the blend of यूज करो ना कंटेंट को, यहाँ पढ़ा वहाँ यूज कर लो, वहाँ पढ़ा यहाँ यूज कर लो, वहाँ का हेरिटेज आर्क यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में यूज कर लिया, यहाँ के फीचर्स नहीं वहाँ पे कुछ ध्यान में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि नहीं यार अब चलो इसके आंसर को कैसे कंप्लीट किया जाए, या फिर लास्ट में मान लो जैसे आंसर लिख लिया आपने, अब आंसर लिखने के बाद आपको पता है कि मुझे दो चीजें करनी है, एक मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर लिख दिया, अब परसेप्शन को भी थोड़ा सा परसेप्शन के साथ भी खेलना है कि सच दैट कि मैं मतलब लास्ट में ऐसा करूँ कुछ कि मेरे सारे पेजेस फील्ड पे लगे, उसको यूज कर लो। इत्मादुद्दौला का जो टॉम्ब है, प्रीकर्सर टू ताजमहल, बेबी ताज इसको बोल देते हैं, इसको फिर रेड सैंडस्टोन टू मार्बल, ट्रांजिशन फ्रॉम रेड सैंडस्टोन टू मार्बल। अब ये प्रीकर्सर टू ताज, अब ये दिखाता है कि अब यहाँ पे व्हाइट मार्बल का यूज चालू हो गया है, शाहजहाँ के टाइम पे बना होगा ये। तो पिएट्रा डू द वर्क, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, मार्बल स्क्रीन, इंट्रीगेट जाली वेंटिलेशन, गार्डन चारबाग स्टाइल गार्डन। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि यार यहाँ पे तो रिपीटेशन है बेसिकली, चारबाग स्टाइल गार्डन आ रहा है, पिएट्रा डू द वापस से आ जा रहा है, ज्योमेट्रिक पैटर्न एक नया, लिखने का तरीका बदल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्रिक पैटर्न लिख दिया। उसके बाद फिर मार्बल स्क्रीन, इंटीग्रेट जाली वेंटिलेशन, अकबर का टॉम है सिकंदरा में, ब्लेंड ऑफ मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर। फीचर्स क्या है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन 5 लेवल्स, जो वहाँ पे अकबर का टॉम है सिकंदरा में। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल दोनों यूज हुआ है। कैलीग्राफी, अब ट्रांजिशन किस टाइम पे हो रहा है, जब इत्मादुद्दौला का टाइम है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी, अकबर ने, तो अकबर के टाइम पे रेड सैंडस्टोन यूज हो रहा था। यहाँ से प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा खासा चीज़ मिल रही है आपको कि अकबर के टाइम तक रेड सैंडस्टोन यूज हो रहा है, और जब शाहजहाँ आ रहे हैं तो व्हाइट मार्बल चालू हो जा रहा है। और इत्मादुद्दौला का जो टॉम्ब है वो ट्रांजिशन को दिखाता है रेड सैंडस्टोन से व्हाइट मार्बल की तरफ। कैलीग्राफी और इनलेस कुरानिक वर्सेस, यहाँ पे भी देखिए सिमेट्रिक गार्डन्स है। फिर आगरा का जामा मस्जिद होगा, जामा मस्जिद में लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं, तो किसी भी अगर आप कोई भी ईदगाह चले जाओ, जैसे मैं अगर लखनऊ में चिन्हट की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे एक ईदगाह दिखता है, तो वहाँ बहुत बड़ी से आगे एक एरिया रहता है जहाँ पे लोग बैठ करके प्रे करते हैं। तो लार्ज कोर्टयार्ड हर जगह पे होता है, अगर आप दिल्ली की जामा मस्जिद में गए हो तो वहाँ पे भी आप देखोगे। तो मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में भी गया हूँ, देखा हूँ वहाँ पे बहुत बड़ा कोर्टयार्ड है, प्रेयर के लिए हर मॉस्क में ये चीज़ होती है। ट्रिपल डोम्स, टू टॉल मीनारेट्स, कैलीग्राफी एंड टाइल वर्क, कुरानिक इंस्क्रिप्शन। सैलिएंट फीचर्स में आप वापस से मैंने उन्हीं सारी चीज़ों को, सिमेट्री और बैलेंस दिखता है, चार बाग लेआउट दिखता है, मटेरियल यूज रेड सैंडस्टोन व्हाइट मार्बल। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि अब बस यहाँ पे रिकॉल करने की ज़रूरत है आपको। और अगर आप रैंडमली भी लिखते चले जाओगे तो आराम से 6, मान लो अगर मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं आपको, तो आप 5 पॉइंट तो बड़े आराम से लेकर चले जाओगे। कैलीग्राफी, इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आप लोगे। डेकोरेटिव मोटिव्स, कुरानिक वर्सेस, डोम्स एंड मीनारेट्स, जालीज एंड लाइट्स, इन्फ्लुएंस पर्शियन, इंडियन एंड इस्लामिक, खत्म काम। बस इसको चाहता तो मैं ऐसे सैलिएंट फीचर्स लिखता और यहाँ पे एरो बना करके ऐसे 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 निकाल देता, फिर यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख देता मैं। सो विद दिस योर आर्ट एंड कल्चर कम्स टू एन एंड। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर थीम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सून कम विद द न्यू वीडियो।